नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रिचेस माइंडसेट चैनल में, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल फ्रीडम में आगे बढ़ने के लिए। और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरे पिछले वीडियो का समर्थन और प्यार देने के लिए। तो आज हम जानेंगे अमीरों के सीक्रेट के बारे में कि कैसे अमीर बनते रहते हैं और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। तो आइए आज मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को अभी पढ़ें और पैसे के मनोविज्ञान को सीखें और अबंडेंस को आकर्षित करें। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा मीडियोकर जीवन ही जीते रहते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों को फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो चलिए फिर इस किताब के 12 महत्वपूर्ण पाठकों को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, कोई पागल नहीं है। मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, कभी पर्याप्त नहीं। ये कहानी है कर्ट वोनेगट और जोसेफ हेलर की, जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते। कर्ट ने कहा कि अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास नॉवेल से आज तक नहीं कमा पाया है। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वो है काफ़ी। दैट मीन्स इनफ। माइकल मॉर्टेज, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम संतुष्ट रहते हैं, हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम यह मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाए। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाए, इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सके और गेम में लंबे समय तक बने रह सके, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। पार्ट 3, टेल्स, आप जीत गए। ये एक आर्ट कलेक्टर हेंज बर्गग्रुम की कहानी है। उन्होंने पिकासोस, ब्राकोस, क्लेस और मैटिसेस की एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसके कला में निवेश करने के कला से भौचक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में कला खरीद लिए थे। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बर्गग्रुम कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकल गया। कोई भी चीज़ जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होता है, हज़ारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का। अगर स्टॉक्स मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज़्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती है। कुछ ही ठीक ठाक काम कर पाती है और कुछ होती है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल्स ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज़ को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत जाएंगी, टूटेगी, फेल भी होगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। पार्ट 4, वेल्थ, वह है जो आप नहीं देखते।
संपत्ति वो है जो आप नहीं देखते। संपत्ति और फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हौसल बता रहे कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर यह है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच है। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि वो रिच है। वेल्थ या अमीरी छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना, ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको ज़रूरत है। पार्ट 5, पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते यानी कि सेव करते हैं। दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसे बचा सकते हैं। तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसे बचाने की ज़रूरत है। आई होप आप तीसरे तरीके के लोगों की तरह नहीं होंगे। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते इसके बारे में चिंता न करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शन होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। पार्ट 6, उचित तर्कसंगत और त्रुटि की गुंजाइश। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर न रहें। उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पैसे बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सोगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं कि चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर को पता होता है कि वो संभावना के साथ खेल खेल रहे हैं। निश्चितों के साथ में सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीज़ों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से भरी है, ना कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज़ के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर और सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें। फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीज़ों के लिए पैसे बचाएं जिन्हें आप अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पार्ट 7, आप बदल जाएंगे। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की ज़रूरतें चाहते वो नहीं होती। हमारी अभी की ज़रूरतें चाहते वो नहीं होती जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की ज़रूरतें और चाहते होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफ़ेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान बदलाव होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब ही ना रहे। डूबा हुआ लागत, संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाते जाना जिसकी भरपाई होना भी संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले लेता है। जैसे कि आपने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए। अब आप इसे जारी रखने का सोचते क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके,
बिना ये सोचे कि आगे चलकर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा लागत संक कॉस्ट है। ज़रूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी कई चीज़ों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसकी कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना। सफल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट में नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीज़ों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम असली में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोगों में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गंवा देता हूँ तब भी मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं तो चीज़ें अलग दिखती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। पार्ट 8, निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच सिर्फ सकारात्मक सोच से ज़्यादा आम नहीं है, ये उससे ज़्यादा स्मार्ट भी लगता है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पे बंदी बना देती है और हम इस पर सकारात्मकता से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो आपसे वो दूर निकल लेंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कनहैमन कहते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता का एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास इस तरह तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधा और समस्याओं को नए समाधान के साथ जवाब देते हैं, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि यह हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रक्शन होते हैं फेलियर के सिंगल पॉइंट से, जो कि कुछ सेकंड में हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। और कॉन्फिडेंस लूज होना, वो भी एक झटके में हो जाता है। पार्ट 12, कबूलनामा, कन्फेशन। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउसहोल्ड के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ड्राइव है स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज़ में खुशी खोजते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये पूरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की समीक्षा, बुक रिव्यू। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इनसाइट्स प्रदान करते हैं कि लोग पैसे और साइकोलॉजी बायसेस के बारे में कैसे सोचते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। उनका तर्क है कि सफल इन्वेस्टिंग केवल फाइनेंशियल कंसेप्ट को समझने या सही उपकरणों तक पहुंच के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को महारत हासिल करने के बारे में भी है। कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग के मनोविज्ञान और बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने के तरीके के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन रिसोर्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे मूल्यवान कंटेंट से आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सकें। आपका दिन शुभ हो और अपना ध्यान रखना। अलविदा।